मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आज अपने स्टूडियो में अकेला बिल्कुल भी मौजूद नहीं हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी आज की खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर नवनीता चौधरी। मैम आप हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। मैम स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक आना हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। घर पे ही म्यूज़िक हमेशा रहे हैं। मेरी माताजी जो है उनसे ही मैंने सबसे पहले सीखा है। बहुत अच्छा कलाकार है वो, तो उनसे ही पहले सीखने का मौका मुझे मिला है। और फिर ऐसे ही बहुत छोटी जब थी, मेरे ख्याल से मैं जब 3 साल की थी तब से ही माँ को देख के ही संगीत में रुझाव आई थी। और फिर धीरे धीरे मेरे जो इंटरेस्ट है उसको देख के मेरी माँ को भी लगा कि ये म्यूज़िक में ही आगे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से उन्होंने फिर मुझे सिखाना, तालीम देना शुरू किया है। ओके, सो मैम सबसे पहले अगर बात करें इस बारे में भी कि आप कहाँ से हैं और स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से हुई, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। सभी कैलकाटा से है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि माता जी ने आपको देखा कि सिंगिंग में आपका रुझान है और उसमें आपको ही कंटिन्यू करना है, तो घर पर भी आपने प्रैक्टिस की, लेकिन गुरुजी के बारे में हमने बातें करें थोड़ी सी कि जहाँ मतलब कि घर से बाहर निकलकर आपने कहीं तालीम ली, आपने कहीं सीखा, तो गुरुजी के बारे में भी कुछ बताएं अपने। जब माँ ने देखा कि मैं म्यूज़िक में ही कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तब उन्होंने मेरे पूरा परिवार जो है सब मिलके ये डिसीजन लिया कि मैं आगे जो पढ़ाई है जी 12th के बाद वो मैं म्यूज़िक में ही कंटिन्यू करूँ। ओके, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स भी, एमए भी मैंने म्यूज़िक में ही, पीएचडी की। तो ये सब चलता रहा और अलग अलग गुरुओं के पास सीखने का मुझे उस समय अवसर मिला है। इसके बाद मैं दिल्ली में आई और जब मैं एमए कर रही थी, ओके, उस समय से ही मतलब मैं ख्याल गायकी के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी और कहीं से ट्रेनिंग मुझे मिला। फिर कुछ दिन बाद जाके मैं पंडित दीपक चैटर्जी रसिक रंग के पास में गई और उन्होंने मुझे ख्याल गायकी में तालीम दी। और इससे पहले एक्चुअली जब मैं बड़ौदा में थी, जब ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय के दौरान मुझे एक प्रोग्राम में विदुषी शोभा गुट्टू जी, जो ठुमरी क्वीन के नाम से सब जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई एक प्रोग्राम में। तो उन्होंने ऐसे उनके साथ परिचय भी हुआ मेरी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गाना सीखते हो? तो मैंने कहा जी कोशिश कर रही हूँ सीखने की। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने पूछा कि ठुमरी गाती हो क्या? तो मैंने कहा वैसे तो मुझे बहुत शौक है, पर कभी मैंने ठुमरी की तालीम मुझे नहीं मिली। ओके। तो उन्होंने बोला नहीं, ठुमरी का तालीम लेना चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा आप मुझे सिखाएंगे क्या? तो उनको बहुत ही मतलब वो थोड़ा सा वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। फिर बोला कि तुम आना चाहते हो तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तो उनके साथ फिर मेरे ऐसे ही उनके पास जाना हुआ, सीखना हुआ। तो इसके बाद फिर दिल्ली में आके मैं पंडित दीपक चैटर्जी के पास सीखे और इससे कुछ साल पश्चात फिर मैं पद्म भूषण पंडित राजन शाजन मिश्रा जी के पास मैं गई और उनसे मुझे मतलब अभी तक मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल, और सीखता इनफैक्ट रहना भी चाहिए आपको और कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि संगीत तो ऐसी चीज़ है कि अगर जितना आप सीखोगे, समुंदर मतलब इतना गहरा है इसका कि जितना आप सीखोगे उतना बस आगे बढ़ते चले जाओगे। अभी आपसे जानना चाहेंगे, आप देश विदेश में शो करती हैं एंड कितने टाइम से शो करती आ रही हैं, कहाँ कहाँ तक अभी आप परफॉर्म कर चुकी हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सभी कुछ हमें बताइए। बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, लगभग 15 साल से ऊपर ही हो रही है। मुझे काफ़ी सारे देशों में जाके परफॉर्मेंस करने का मौका मुझे मिला है, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सब है।
बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर जाते हैं और बाहर के लोग हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत है उसे अपनाते हैं। और हम ऐसा भी देखते हैं कि वहाँ के लोग भी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमारी हिंदुस्तानी संगीत सीखते भी हैं और हमसे भी सीखने का इच्छा मतलब उन लोग का प्रकाश करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है जब दूसरे देशों के, खास करके जब अमेरिका जाते हैं तब वहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन्स मिलते हैं जो हमारे हिंदुस्तानी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, वोकल सीख रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मतलब ऐसा डिसाइपल्स है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं। तो ये सब जब देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारा जो संगीत है वो कितना महान है और कहाँ तक फैल रहे हैं। मैम अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो हम कहें कि बढ़िया वाला एक्सपीरियंस रहा कि मुझे वहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी मिली थी, उन्होंने मुझे तसल्ली से सुना और मतलब मज़ा आ गया था वहाँ तो परफॉर्म करके, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमें हमारे साथ शेयर एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे एक घटना है जो कि फिलाडेल्फिया में यूएस में हुआ था एक प्रोग्राम। और वहाँ पे क्या है, जो ऑडियंस थे वो सारे वहाँ के थे, मतलब अमेरिकन्स, इंडियंस ऑडियंस नहीं थे। जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी अमेरिकन्स ही थे और जैज म्यूज़िक करते, कोई ये सब करते। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक उनके लिए मतलब मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ही उनके लिए एक सुनने का मौका था। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं उनके बीच जाके हमारा जो संगीत है उसको कैसे हम उसमें कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो शुरू में तो थोड़ा सा लग रहा था कि सारे ऑडियंस जो है वो अमेरिकन से। फिर गाना शुरू की तो पहले तो उनका फेस जो है, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में क्या होता है, जब हम गाते हैं तो ऑडियंस जो सामने बैठते हैं वो लोग रिएक्ट करते हैं, तो हमें एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता है उसमें। इसमें क्या है, पहले तो उनका फेस देख के लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, उनको कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू की और गाना शुरू की और धीरे धीरे जब विलंबित चल रहा है, थोड़ा लय बढ़ रहा है, फिर देख रही हूँ कि ऑटोमेटिकली वो लोग मतलब झूम रहे हैं लय के साथ, ताल के साथ। तो वो जो एक एक्सपीरियंस रहा, कम से कम मैं 2.5 घंटा तो गाई हूँ उस प्रोग्राम में। अच्छा। तो उनके लिए भी 2.5 घंटा सुनना ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मतलब वो कभी ना भूलने वाला कभी 2.5 घंटा उन लोगों ने सुना ही नहीं म्यूजिक। मतलब एक बार में 2.5 घंटा, वो भी जो संगीत कभी उन्होंने सुना नहीं, उसको सुनना बहुत मतलब बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है उन लोगों से, बहुत प्यार मिला है। तो वो एक जो प्रोग्राम था वो कभी मैं भूल नहीं सकती। बिल्कुल, और यही एक आर्टिस्ट के अंदर होना भी चाहिए कि वो जहाँ भी परफॉर्म कर रहा हो वो अपनी ऑडियंस को अपने से बांध कर रखे, ताकि वो बस उठकर जाए ना और ये ना कहें कि यार अच्छा नहीं लग रहा, हम चल रहे हैं। तो ये एक आर्टिस्ट के अंदर खासियत होनी चाहिए एंड आपके अंदर ये बखूबी नजर भी आती है। ढेर सारी बातें हमारी आपसे हो रही हैं, अभी थोड़ा सा फैमिली के बारे में बातें करते हैं। आपकी फैमिली के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, कैसे सब कुछ रहा, क्योंकि जब आपने परफॉर्म करने का सोचा, इस फील्ड में आने का सोचा, तो मम्मी ने तो आपको फुल सपोर्ट किया, लेकिन स्टिल आप मैरिड हैं, तो आफ्टर मैरिज कैसा एक्सपीरियंस रहा और बिफोर मैरिज कैसा एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, उस बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। ये असल में बहुत मुश्किल है किसी भी लेडीज़ के लिए आफ्टर मैरिज कोई भी, खास करके ये जो म्यूज़िक है, डांस है, ये सब फॉर्म को आगे बढ़ाना। पर मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, ऐसे हस्बैंड मिला है कि उन लोगों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है इस फील्ड में। आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, उनके प्रोत्साहन से ही कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोफेशनली CEO है एक मल्टीनेशनल कंपनी का। ओके। बट वो हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है, बहुत ही प्यार है उनको संगीत से, और खुद भी प्रमोट करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक। उनके लिए ही आज मैं जो भी कर रही हूँ, उनके बिना हम आज इस
स्तर पे पहुंच ही नहीं सकते थे। और मेरे जो सास ससुर है, जो घर पे जो भी है, सब लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा किसी भी सिचुएशन में। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी परफॉर्मेंस के लिए ना बोलूं या तो कुछ फैमिली में कुछ है तो वो लोग हमेशा ही मुझे मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ये बिल्कुल होना ही चाहिए, किसी का सपोर्ट हो ना हो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। अच्छा मैम, आप परफॉर्म कितने टाइम से करते आ रहे हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और एक ना आर्टिस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस ना शुरुआत में नहीं बनता, ये धीरे धीरे ही बनता है। आपका कॉन्फिडेंस कब बनना शुरू हुआ, इस बारे में हमारे साथ कुछ साझा कीजिए। एक्चुअली मैं जब छोटी थी ना, मैं बहुत छोटी थी, तब से ही मैं परफॉर्म कर रही हूँ। मतलब ऐसा होता था जब। अच्छा, आपको ये भी याद है कि कितने साल के रहे होंगे आप? 4.5, क्योंकि मेरे हाथ तक नहीं पहुंचता था हारमोनियम के पास। बट करने का एक जज्बा तो था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। खेल खेल में ही ये सब होता था बचपन से ही। तो स्टेज जो है वो मेरे लिए, मैं कभी नहीं ऐसा आया कि ये स्टेज है, मुझे सब सुन रही है। जैसे हम खेलते हैं, जैसे हम ऐसे ही इधर उधर जाते, वैसे ही एक सेम टाइप का कुछ है, ऐसा लगता था हमें। तो बड़ा मज़ा आता था, और बहुत बचपन से ही मैं गा रही हूँ। अच्छा, कभी मैम ऐसा भी हुआ है कि कभी ऐसी ऑडियंस देखने को मिली हो, या कभी ऐसा मतलब आपके साथ वाकया हुआ हो कि सामने ऑडियंस है और क्या परफॉर्म करना है वो भूल गए और ब्लैंक हो गए, कुछ ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वेल, काफी आर्टिस्ट के साथ होता है, आपके साथ नहीं हुआ है, आप काफी लकी हैं, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे भी परफॉर्म करते रहें, यही हमारी आपके लिए विश है। अभी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आप आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो संगीत सीख रही है, उनको किस नजरिए से देखते हैं, और हम ये कहें कि पहले और अब में आप क्या बदलाव देखते हैं? आजकल के जो बच्चे हैं वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गा रहे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा गा रहे। पर एक चीज़ जो मुझे लगता है, आजकल ये जो इंटरनेट का ज़माना आ गया, जो फेसबुक और व्हाट्सएप, ये वो जो भी कुछ है, उससे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा सा प्रेशर में हैं। और वो लोग मतलब जितना फोकस करके करना है काम को, जैसे हमारे टाइम पे, या तो हमारे भी पहले के ज़माने में जो हम सुनते हैं कि घंटों भर प्रैक्टिस चल रहे हैं। आप अगर सुनेंगे तो कोई कोई 8 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो चीज़ आजकल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे कुछ चीज़ आ गए जिसमें वो लोग इन्वॉल्व है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से पहले ज़माने में जितना रियाज होता था, जिस फोकस से वो लोग रियाज करते थे, एक एक ताने को लेके पूरे पूरे दिन, ऐसा भी होता था हफ्ते भर नहीं आ रहे थे, जब तक नहीं आ रहे तब तक वो ताने चल रहे, गुरुओं के पास जा रहे। तो आप देखिए महीनों भर कुछ सिखाते ही नहीं थे, पहले सुनो सुनो सुनो। बट आजकल वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो वो जो एक स्थिरता है, जो पेशेंस लेवल है, वो मुझे थोड़ा सा इस जनरेशन में कम महसूस होता है। अच्छा, अभी ऐसे बच्चे आपको सुन भी रहे हों शायद, तो क्या मैसेज उनको आप कन्वे करना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं बस ये बोलूँगी, हमारा जो ये हिंदुस्तानी संगीत है, ये प्रेम है, पूजा है, प्रार्थना है ना। जो ये म्यूज़िक जो है वो हमें आध्यात्मिकता के तरफ बढ़ाते हैं, भगवान के तरफ रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो संगीत है उसको जितना हो सके स्प्रेड कराए, क्योंकि ये अपने भावना को बदल देते हैं। आजकल जो जनरेशन है, इतना फास्ट लाइफ, इतना हर चीज़ के लिए दौड़ना भागना, तो ये सब से ये जो संगीत है सबको सुकून देते हैं। तो जितना हो सके कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म को सीखे और हमारा जो ये हिंदुस्तानी संगीत है इसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल सीखना चाहिए, और सीख रहे हैं तो रियाज अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, किसी भी दिन मिस ना करें।
ढेर सारी बातें हमसे यहाँ पर आज मैम ने करी, लेकिन अब बातों के बाद फिलहाल वक्त हो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का। सो मैम, जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्हें आप क्या संदेश, क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? बस मैं ये चाहूँगी कि हमारा जो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, इसको आज के पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास करें और इसका जितना प्रचार और प्रसार हो सकता है उसका प्रचार प्रसार करें। सो मैम ने जो मैसेज दिया है वो अपने फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दिया है एंड ये अच्छा भी है। ये प्रमोट करिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को और आगे बढ़ाइए। तो ये तो थी मैम का संदेश, मैम की बात, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हर बार की तरह आपसे कुछ कहकर जाता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से अभी निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं 2 व्हीलर से, तो प्लीज हेलमेट को अच्छे से लगाकर जाइएगा। 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर जाइएगा और हाँ, ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भी मत तोड़िएगा।